गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम लोग लाइव आ गए हैं आपके लिए, जैसा सेशन प्रॉमिस किया था कि हम लोग एक पैनल डिस्कशन करने वाले हैं। और ये पैनल डिस्कशन बेटा सिर्फ गेट 2022 या 23 के लिए नहीं, गेट 2021, गेट 2022, ईएससी 21 एंड गेट 23 सब चीजों को कवर करने वाले हैं। सारे स्टूडेंट्स को हम लोग गाइड करने वाले हैं। इसीलिए जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को लाइव आ जाना है यार। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को लाइव आ जाना है। आप लोग शेयर कर दीजिए। और सबसे पहले यार लाइक जरूर ठोक देना, क्योंकि लाइक से मालूम चल जाता है कितने बच्चों ने सेशन अटेंड किया है। तो लाइक ठोकना कंपलसरी है। और जल्दी अपने सभी दोस्तों को बता दो यार, आज हमारे साथ सारे लेजेंड्स जुड़ गए हैं। अभिषेक सर हैं, दुष्यंत सर हैं, जसपाल सर हैं। और मुझे लगता है इस चैनल पे आप दुष्यंत सर और जसपाल सर से पहली बार मिल रहे हो। अभिषेक सर से तो रेगुलरली इंटरेक्ट करते हो। तो आज हम लोग क्या करेंगे ना यार, आज हम लोग ये लेजेंड्स का ना सारा नॉलेज एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, एक्सपीरियंस एक्सट्रैक्ट करेंगे बैठ के कि भाई क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो देखो, आप लोग जानते हो मैं तो सिविल से हूं नहीं, तो आई कांट टेल यू एनीथिंग अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। बट दीज गाइज आर द बेस्ट पीपल टू टेल यू एनीथिंग अबाउट सिविल। तो जितना मैक्सिमम ले सकते हैं ना यार, मिनिमम टाइम में उतना मैक्सिमम नॉलेज गेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल सर। वेलकम जसपाल सर, दुष्यंत सर एंड अभिषेक सर। So gradually students are joining us. तो आई थिंक वी कैन स्टार्ट, आई थिंक वी कैन स्टार्ट। अभिषेक सर ने इन्फॉर्म भी कर दिया है बच्चों को, तो बच्चे आ रहे हैं जल्दी जल्दी। थोड़ा सर्दियों का माहौल है तो टाइम लग जाता है ज्वाइनिंग में। तो आज के सेशन का ना बच्चों कुछ फ्लो ऐसा करेंगे। पहले गेट 2021 वालों के बारे में बात कर लेते हैं ब्रीफली कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और फिर आगे बढ़ते हुए ना गेट 2022 और गेट 2023 के बारे में भी डिस्कस करते हैं। और जैसा सर लोग बता रहे हैं कि ईएससी 21 का भी आप लोगों में काफी क्वेरी है, तो उस पर भी बात करेंगे। तो सर जैसे अभी गेट 2021 में ऑलमोस्ट वी हैव अराउंड 35 डेज नाउ, 35 to 40 days आर रिमेनिंग। तो अभी अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जिसने सिर्फ सिलेबस कंप्लीट किया है, तो ये क्वेश्चन मैं जसपाल सर से करूंगा, अगर किसी ने सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट किया है तो उसको नेक्स्ट 35-40 डेज में क्या करना चाहिए आइडियली। अ, अगर नेक्स्ट 35 to 40 डेज में सारा फोकस होना चाहिए हमारा रिवीजन के ऊपर, रिवीजन और पीवाईक्यूज। तो अब कोई नया टॉपिक करने का कोई सेंस बनता नहीं है। ना तो नया टॉपिक करने से कोई आउटपुट निकल के आएगा अभी, ना ही वो बात समझ में आती, क्योंकि प्रेशर इतना माउंट अप हो जाता है आखिरी के 1 महीने के अंदर। तो बेटर यही है इस टाइम को यूटिलाइज करें, जो चीज़ हमने पढ़ ली है उसी को थरोली रिवाइज करें, और उसके बिहाफ पे कम से कम पिछले 5 से 10 सालों के पीवाईक्यूज निकाल लें। तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी बनती है आखिरी के 1 से 1.5 महीने की। बिल्कुल। तो बच्चों, आपको रिवीजन और पीवाईक्यू पे ध्यान देना है। दुष्यंत सर, जैसे रिवीजन वर्ड हम लोग ना गेट के अंदर काफी ज्यादा सुनते हैं, तो आइडियली मतलब रिवीजन करना कैसे चाहिए। बच्चे कहते हैं सर नोट्स इतने मोटे हो गए हैं, अगर उसको रिवीजन करने बैठेंगे तो एक महीना तो यूं ही निकल जाएगा। तो रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होती है एक। रिवीजन स्ट्रेटजी के लिए हम लोग ये हो सकता है कि जो जैसे हमने एक सब्जेक्ट को डिटेल से जब पढ़ा था, तो डिटेल से पढ़ते वक्त पूरे चैप्टर के अंदर से 2 या 3 कंसेप्ट होते हैं जिनके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें लगता है कि उन क्वेश्चंस को बार बार पूछा गया है या उस कंसेप्ट को बार बार पूछा गया है। तो जो कंसेप्ट पूछा जा रहा है बार बार, हमें सिर्फ वही कंसेप्ट है उसको वापस से चेक करना चाहिए, और उसके बेसिस पर नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उनको सॉल्व करने की कैपेबिलिटी हमारे अंदर क्रिएट हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों आपको ना पहले पीवाईक्यूज को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है रिवीजन के टाइम पे। कि यार बहुत सारे पोर्शन ना, मतलब जब हम लोग पढ़ाते हैं, पर्सनली मैं भी टीचर हूं तो आई नो दैट बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको समझाने के लिए बताई जाती हैं, जो कि डायरेक्टली सिर्फ क्वेश्चन को इम्पैक्ट ही नहीं करेंगी। बट उनके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, दैट इज ऑल्सो देयर। बट अभी के टाइम पे आपको ना वो बेसिक्स पे बहुत ज्यादा वर्क नहीं करना। आपको डायरेक्टली सिर्फ उन कॉन्सेप्ट्स पे काम करना है जिससे क्वेश्चन बार बार आता है ना। तो अभिषेक सर, जैसे अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जिसने अभी सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया है, बट ही इज अ बिट पजल्ड कि मतलब क्या छोड़ के जा सकते हैं यार, ऐसी कौन सी चीज है जिसको स्किप करने से भी काम चल जाएगा। तो ऐसे दो चार टॉपिक जो बच्चा छोड़ सकता है इस टाइम पे। तो जैसे अगर मैं बात करूं तो सिविल में बहुत से ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो 2 नंबर या 3 नंबर के आते हैं, और अगर उसने बच्चों ने नहीं किया है, इन दैट केस दे कैन लीव दैट सब्जेक्ट्स। लाइक बहुत बच्चे अभी ईएम नहीं किए हैं, दैट कम फॉर 2 मार्क्स। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि
they have not covered some subjects like let us say irrigation or some other subject जो कम वेटेज वाले हैं, so they can afford to leave that. But even in that, अगर वो top rank लाना चाहते हैं तो we always advise the student कि complete your course properly, because civil एक ऐसा branch है जहाँ पे if you score above 80 plus then only you can aspire for any PSU. तो we always advise कि यार complete करो subject, and that is the only reason हम बच्चों को बोलते हैं कि जल्द से जल्द शुरुआत करोगे तो अच्छे से आप कंप्लीट कर पाओगे. एंड सेकंड मोस्ट थिंग सर, एक चीज मैं जो ऐड करूंगा टेस्ट सीरीज को लेके, इन द लास्ट दिस 40 डे 35 डेज जो अभी हमारे पास बचे हैं, बच्चों को टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए. वट एवर द टेस्ट सीरीज दे आर गिविंग, तो उनमें वो जो मिस्टेक्स कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, वो उनको पकड़ना चाहिए. जो क्वेश्चंस में एरर कर रहे हैं, जहाँ पे वो कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं, उसको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एट द एंड ऑफ द डे वहीं पे वो गलती करते हैं और रैंक कम लेके आते हैं. तो जसपाल सर, जैसे मेरे पास एक क्वेरी और ये आता है कि सर मेरे ना टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, अब मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया हूँ यार, मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा अब कुछ भी. मतलब ऐसे बच्चों को क्या सोचना चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, क्योंकि ये होप गिव अप करने वाले बच्चे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होते हैं. इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होते हैं ये. तो इसका बेसिक सा एक रीज़न है, बेसिक सा फंडा है इसका, कि अगर सवाल नहीं बनते हैं, इसका मतलब जो हमने शुरू में तैयारी कर रखी है उसमें ही कमी रह गई है. क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वो बेसिकली निकलती है हमारे थ्योरी में से ही है. तो अगर शुरू में हमारा बेसिक या फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो लास्ट में आके ये सिचुएशन आई जाती है. इसीलिए जो हमारी तैयारी का जो इनिशियल स्टेप होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. जैसे अभी गेट 2022 है या 21 है या 23 है, उसके लिए सारे बच्चों को अपना जो फाउंडेशन है वो अभी से ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब जाके वो इस एग्जाम को प्रॉपरली क्लियर कर पाएंगे. तो अगर हम 2021 की बात करें, अब आके सवाल नहीं बन रहे तो बहुत कम ऑप्शंस बच जाते हैं इसको इम्प्रूव करने के. क्योंकि जो पेपर है हमारा प्योरली कॉन्सेप्चुअल होता है, इतने कम टाइम में वापस वो कॉन्सेप्ट डेवलप करना बहुत ही मुश्किल होता है. हाँ, अगर सवाल मैथमेटिकल कैलकुलेशन की वजह से गलत हो रहे हैं, वो इस टाइम में इम्प्रूव कर सकते हैं. पर सजेशन यही रहेगी सारे स्टूडेंट्स को कि जो तैयारी का इनिशियल उनका जो पहला स्टेप होता है वो सही टाइम पे रखना पड़े उन्हें. तो 2022 वाले बच्चों के लिए और जो ESE 21 वाले हैं उनके लिए ऑप्टिमम टाइम है अपना जो पहला स्टेप है वो रखने का. हमारे बैचेस लॉन्च हो रहे हैं आज से 2022 गेट के लिए और 23 के लिए, तो उसके लिए वो एनरोल कर सकते हैं ताकि उन ईयर के एग्जामों में उनको कोई दिक्कत नहीं आए इस तरह की. तो बच्चों, जैसा सर ने बताया कि यार अगर अब आके कंसेप्ट ही वीक रह गया है तो बेटर है कि इस तरह के कंसेप्ट्स को अभी आप स्किप कर दें, और आप इस समय पे अगर 2021 की तैयारी कर रहे हो तो अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करो. जो चीज़ें आती हैं उनमें मैक्सिमम मार्क्स ले आओ, जो नहीं आता, नहीं पढ़ा, नहीं हो पा रहा, उसको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं. और यहाँ मैं ये ऐड ज़रूर करूँगा, अगर क्वेश्चन इसलिए नहीं लग रहा कि यार फॉर्मूला भूल गए या छोटी मोटी बात भूल गए तो रिवीजन से हो जाएगा, लेकिन अगर हवा ही नहीं लग रही है सवाल की, पूछ क्या रहा है, कैसे अप्रोच करना है, तो अब जाने दो बेटा, अब कुछ नहीं हो पाएगा, है ना. अब उस कॉन्सेप्ट को स्किप कर दो. और मैं तो देखो इतना तक ऐड करूंगा ना कि अगर आप लोगों की 60-70 मार्क्स की भी तैयारी है तो आप कोशिश करो 70 में से मैक्सिमम ले आओ. जितना उसमें से स्कोर कर लोगे वो क्या होगा, वो आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर हो जाएगा. क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो सर अभी ऐसे होंगे जो थर्ड ईयर में ही देने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि थर्ड ईयर में वो अपना बेस्ट दे दें ताकि फाइनल ईयर में वो कॉन्फिडेंस कैरी करें कि एक बार हम बहुत बढ़िया करके आए हैं और अब अगली बार तो मचा ही देंगे एकदम. तो जैसा जसपाल सर ने आपको बताया भी कि अभी से हम लोग गेट 2022 और 23 के बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, यार उसका एक रीज़न है. उसका रीज़न क्या है कि बहुत सारे बच्चों का ना इस टाइम पे आगे सेमेस्टर एंड हो रहा होगा, तो हम लोग ये चाहते हैं कि आप नए सेमेस्टर की शुरुआत सीधा गेट की तैयारी के साथ करो. पैरेलल लेके चलो अपना सेमेस्टर का सिलेबस और गेट ESE का सिलेबस. और इस समय अभी ESE के अंदर भी जितना मुझे याद आ रहा है शायद 7 महीने अभी है हमारे पास, तो ESE 2021 के लिए भी यार एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि आप लोग निकाल सकते हो, है ना. और देखो हमेशा क्या होता है ना, अ गुड स्टार्ट इज हाफ द एंडिंग, ऐसा बोला जाता है. तो अगर आप एक अच्छी शुरुआत लेते हो ना तो आपकी जर्नी वैसे ही आसान हो जाती है. जितना लेट करोगे उतना बाकी बच्चों को एडवांटेज देते जाएंगे आप लोग. तो इसीलिए यार अभी से शुरू करना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक पैरामीटर हो जाता है. तो सर जैसे अगर कोई बच्चा अभी गेट 2022 पे फोकस करना चाहता है
तो अभिषेक सर उसे किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए आइडियली, मतलब कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो कि बेसिक बनाएगा उसका? सर जैसे कि देयर आर फ्यू सब्जेक्ट्स लाइक सॉइल मैकेनिक्स, strength of material, then RCC. These are the few subjects which the student can start at the start of the preparation. लेकिन सर जो हम लोग का एक सिंपल सा मानना है कि सिर्फ सब्जेक्ट स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू नीड टू लिंक दो सब्जेक्ट्स, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में ये होता है आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो उसका लिंक जरूर बनेगा। जैसे अगर मैं सॉम पढ़ रहा हूँ तो सॉम से स्ट्रक्चर लिंक होगा, सॉम से स्टील लिंक होगा, तो दैट लिंकिंग शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो लिंक कर पा रहे सब्जेक्ट्स को। एंड फॉर दैट जैसा कि हम लोग स्टूडेंट्स को पहले बोलते हैं कि आप सिर्फ पढ़ो मत, लेकिन साथ साथ आप क्वेश्चंस भी लगाओ और डाउट्स भी आगे पूछो। और ये चीज हमारे प्लस में सबसे बड़ा एडवांटेज लेके चलते हैं हम लोग कि हर फोर्थ क्लास हमारा डाउट सेशन होता है, जो मेरे ख्याल से अभी कहीं पॉसिबल नहीं होता। बच्चे अपने डाउट कहीं पूछ नहीं पाते, जो हम प्लस पे ये मैनेज कर रहे हैं बहुत इजीली। और ये चीज मतलब स्टूडेंट अब ये रियलाइज होने लग गया है कि डाउट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जैसा कि जसपाल सर ने बोला कि एंड ऑफ द सेशन में अगर आप आके अभी आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, मतलब ये क्लियर है कि आपका स्टार्ट सही नहीं हुआ था, आपने उस समय सही से तैयारी नहीं की थी। तो एक चीज जो बच्चों को बहुत क्लियर होना चाहिए कि सब्जेक्ट्स को आप स्टार्ट करो, मतलब बेसिक जो है जैसे सॉइल हो गया, सॉम हो गया, आरसीसी हो गया, आप इनसे शुरू करो, लेकिन साथ ही साथ तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी से करो। ये नहीं कि आप सिर्फ क्वेश्चन आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, दैट इज ऑफ नो यूज, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर आके आपको यही लगेगा आपसे टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे। तो दुष्यंत सर जैसे अभी बहुत सारे बच्चे कॉलेज के अंदर है ना, तो उनका ये क्वेरी रहता है सर थ्योरी तो समझ आ जाता है, थ्योरी वाले क्वेश्चन भी बन जाते हैं, लेकिन सर जब न्यूमेरिकल करने बैठते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन क्रैक ही नहीं होता है। तो उन बच्चों को क्या अप्रोच रखनी चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करें, किस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करें? क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा कॉलेज सिस्टम जो है ना वो बच्चे को थ्योरी की तरफ खींच देता है, मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेजेस की अगर बात करें तो वो चेंज बड़ा टफ है। बिल्कुल सही कहा आपने अंकित जी कि जो कॉलेजेस में होता है वहाँ पर लेंथी क्वेश्चंस के लिए सिखाया जाता है, और प्लस हम लोग अगर जैसे गेट और आईवीएस की बात करते हैं तो यहाँ क्वेश्चंस जो आते हैं वो थ्योरी के साथ में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जो कि कम ड्यूरेशन के अंदर सॉल्व होना चाहिए। एंड टू बी प्रिसाइज, हम लोग जैसे ईएस में विद इन 1 मिनट हमें क्वेश्चन पढ़ना भी है, सॉल्व भी करना है, फिल भी करना है, सेम यही गेट के अंदर भी होता है। तो 1 से 2 मिनट के लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन बच्चा जो कॉलेज में इस तरह से अगर प्रिपेयर करता है जिसमें कि सिर्फ थ्योरी वाले पोर्शन को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, तो उसमें जो हम लोग यहाँ पर अनअकैडमी पर जो हमारी टीम है, हम लोग ये सबके सब ये प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स के साथ में कि हम लोग सब्जेक्ट के साथ साथ में ही क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स के होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उनको लेसर ड्यूरेशन ऑफ द टाइम में कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरह से सॉल्व करना है, और हम लोग अगर कोई क्वेश्चंस के लिए अप्रोच करने का जो तरीका है उसको यहीं पे डील करते हुए चलते हैं। प्लस साथ में टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करते हैं, जिसके साथ में आपका कंसेप्ट एक बार अगर प्रिपेयर हो चुका होता है, न्यूमेरिकल की अप्रोच आपने एक बार देख चुके होते हो, तो आप अपने लेवल को भी चेक कर सकते हो कि अल्टीमेटली हम कॉलेज का लेवल तो यहाँ पे कवर अप कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हम लोग यहाँ पर ये भी देखते हैं कि एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर होना है, क्योंकि यहाँ आप लोगों को थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों की प्रैक्टिस करने के लिए मौका मिलता है यहाँ पर। तो उन्हीं के लिए जो बैचेस हैं जिसके अंदर हम लोग इवॉल्व और एसेंट बैच के लिए जो 2022 और 23 के लिए जो करेंगे, तो उसमें जितना जल्दी स्टार्ट होंगे, जसपाल सर ने बहुत सही कहा, अभिषेक सर ने भी सही कहा कि हम लोग अभी से अगर स्टार्ट करते हुए चलेंगे तो आपके पास में थ्योरी को भी गेन करने का सफिशिएंट टाइम हो जाएगा और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का भी टाइम होगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे या लास्ट 2 या 3 मंथ्स के अंदर जनरली स्टूडेंट का परसेप्शन होता है कि हम तभी क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेंगे, वो पॉसिबल हो नहीं सकता है। तो वो प्रैक्टिस अभी से करना होगा, उसके लिए टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, जो हम अभी से अगर ज्वाइन करते हैं तो वो सफिशिएंटली हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी अप्रोच कर पाएंगे। तो जैसा बच्चों दुष्यंत सर ने बोला कि साथ साथ प्रैक्टिस करना, और सर गजब की बात देखो, एक बच्चे का ना सेम क्वेश्चन तुरंत आ गया कि सर मैं थ्योरी अभी कर लूँ और प्रैक्टिस मैं 9 सब्जेक्ट के बाद कर लूँगा तो चलेगा क्या? तो बेटा इसी सवाल का जवाब तो अभी दुष्यंत सर ने आपको दिया है कि प्रैक्टिस साइड बाय साइड होती है, समझ रहे हो? बाद में ना वो कॉन्सेप्ट बाउंसर जाने लगेंगे जब वो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो ये तो सर मैं खुद मानता हूँ कि अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है, क्योंकि मैं जितने भी कोर्सेज पर्सनली रन करता हूँ तो आई मेक श्योर कि हम लोग हर संडे क्विज करें, क्योंकि जब बच्चों को ना क्या होता है, बहुत सारे बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते लेकिन क्विज के डर से तैयारी कर जाते हैं कि यार संडे टेस्ट होने वाला है तो पढ़ लेते हैं 6 दिन, वरना 7वें दिन के टेस्ट में मार्क्स नहीं आएंगे।
तो ये तो बेटा आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। और मेरे ख्याल से जो एक बात हम सभी लोग मिस कर गए, जो बच्चा पूछ भी रहा है, बेटा ये बैचेस आज ही से स्टार्ट हो रहे हैं। ये बैचेस आपके आज ही से स्टार्ट हो रहे हैं। 28 दिसंबर है ना। तो अगर अभी से स्टार्ट करते हो तो आप इजीली अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो अगस्त सितंबर तक। तो यहाँ पे मैं जसपाल सर से ही पूछना चाहूंगा, सर अगर कोई बच्चा 2022 की तैयारी कर रहा है और अभी से शुरू कर ले, तो सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए उसका एक तरीके से, कि वो बाकियों से आगे रहे? देखिए, सिलेबस ऑप्टिमम हमारा 8 से लेकर 9 महीने में कंप्लीट हो जाता है। तो जो बच्चे 2022 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ऑप्टिमम या बेस्ट बैच यही मिलेगा। रीजन बीइंग, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद उनके पास अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 महीने का टाइम मिल जाएगा रिवीजन करने का। और ये जो रिवीजन वाला टाइम है उनको एज दिलाएगा बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर, क्योंकि बाकी लोग इस टाइम पे जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसको कवर कर रहे होंगे। जैसे अभी वाले बच्चे जो बोल रहे हैं कि हमारे हमारे से सवाल नहीं बन रहे, हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ या सिलेबस रह गया है। इन बैचेस के जो स्टूडेंट होंगे उनके पास एडवांटेज होगा, उनका सिलेबस तो खत्म हो जाएगा लेट सपोज सितंबर अक्टूबर के अंदर ही, और सफिशिएंट 2 से 3 महीने का टाइम मिलेगा रिवीजन करने का। तो ये इन लोगों को बाकियों से बहुत आगे ले जाएगा, क्योंकि लास्ट के 2-3 महीने का रिवीजन मीन्स ये गोल्ड होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारी रैंक खिंचती है वो इसी टाइम में खिंच के आती है। तो जो अपनी रिवीजन कर जाएगा इस टाइम में वो बाकियों से बहुत आगे निकल जाएगा। तो ये बेस्ट टाइम है किसी भी स्टूडेंट के लिए 2022 के गेट को टारगेट करने का। तो जसपाल सर आप इस पे थोड़ा सा ये बता सकते हो, जो बैचेस हमारे आज से लाइव जा रहे हैं उसका टाइमिंग क्या है, सब्जेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि ये भी बच्चों का क्वेरी आ रहा है। इसके टाइमिंग हमने 2 स्लॉट में डिवाइड कर रखे हैं। हम मॉर्निंग में भी क्लास लेंगे, इवनिंग में भी क्लास लेंगे। टोटल एक बैच में हम 4 घंटे दे रहे हैं और एक साथ 2 सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो मॉर्निंग बैच भी हमारे पास, इवनिंग बैच भी हमारे पास, 2-2 घंटे की क्लासेस चलेंगी, 2 सब्जेक्ट की, बीच में ब्रेक भी होगा। तो बच्चों को बोरियत भी नहीं होगी एक ही टॉपिक ज़्यादा टाइम के लिए पढ़ने का। सब्जेक्ट भी ऐसे रखे हैं हमने स्टार्टिंग में बैलेंस करके कि जो कोर या फंडामेंटल बनाते हैं पूरे इंजीनियरिंग का, पेपर 1 से भी सब्जेक्ट होगा, पेपर 2 से भी सब्जेक्ट होगा। तो इस तरीके से डिज़ाइन किया है पूरे कोर्स को हमने कि और बैच को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि स्मूथली बच्चा अपनी प्रिपरेशन कर सकता है इसमें। तो बच्चों जैसा सर ने बताया मॉर्निंग इवनिंग में टाइम डिवाइड किया, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है यार कि इस समय आप लोग जो है ना मेजॉरिटी क्राउड कॉलेज के अंदर है, तो हम ये चाहते हैं आपकी कॉलेज क्लासेस सफ़र ना हो जस्ट बिकॉज ऑफ गेट प्रिपरेशन। तो सर क्या इन बैचेस से जो लोग वर्किंग है उनको भी फ़ायदा होगा, दुष्यंत सर, जो अभी हम बैचेस लॉन्च कर रहे हैं? बिल्कुल अंकित सर, कि अभी जो हम लोग बैच लॉन्च कर रहे हैं उससे ये होगा बेनिफिट कि वर्किंग के लिए, जैसे कि कभी कभी होता है जो जॉब में होंगे, जैसे इवनिंग में अगर आते हैं तो इवनिंग में आने पर वो होगा कि जो बैच अगर इवनिंग वाला बैच है वो उनको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके साथ में वो लाइव क्लास को देख सकते हैं और लाइव क्लास के साथ में अपने डाउट्स वगैरह हैं उनको कैरी कर सकते हैं। लेकिन सपोज कोई बैच अगर मॉर्निंग में रह गया है या आफ्टरनून में कोई बैच था, क्योंकि सब्जेक्ट तो 2 होंगे, और अगर कोई बैच अगर आफ्टरनून का है तो हमारे इस सब्सक्रिप्शन लेने के साथ में वो सारे ही सब्जेक्ट्स के साथ में ओपन भी हो जाएंगे। तो अगर कोई आफ्टरनून का बैच है और आफ्टरनून के बैच का अगर रिकॉर्डेड सेशन भी वो देखते हैं जॉब के आने के बाद में, तो उनके पास में एक एडवांटेज होगा, क्योंकि हम लोग एक तरह से ऑलमोस्ट 24 आवर्स होते हैं स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होते हैं। हमारे टेलीग्राम के चैनल्स स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट अपने क्वेश्चंस पूछ सकता है, अपने डाउट्स उसमें पूछेगा और उसको जवाब डेफिनेटली, जैसे हम लोग करते हैं कि रात को सोने से पहले पहले जितने भी डाउट्स आए हुए होते हैं सारे डाउट्स को एकदम क्लेरिफाई करने के बाद हम लोग सोते हैं। तो एक तरह से ये होता है कि अगर जॉब के बाद में आते हो, अगर आपने 2 घंटे भी वो देखा है लगातार सेशन, तो उसके बाद में आपका डाउट रेज होगा और ऑफकोर्स सी बात है वो होता ही है, और कुछ अपने मन में भी चलता रहता है। तो आप उसको 2 घंटे देखा, उसके बाद आधे घंटे आपने सोचा और फिर आपको लगा कि शायद ये वाला कंसेप्ट था जो मेरे को नहीं आया था, तो उस डाउट के लिए एक लाइव ग्रुप जो हमारा चल रहा होता है उस ग्रुप में उसमें पोस्ट कर सकते हो। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट खुद अपने लेवल पे उसको एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे स्टूडेंट्स का ग्रुप हो चुका होता है जो कि अच्छे से प्रिपेयर्ड होता है उन सब चीज़ों के लिए। तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी है कि चाहे आप वर्किंग होंगे तो भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, अगर आपने रिकॉर्डेड सेशन भी देखा है तो भी। तो बच्चों देखो यहाँ पे मैं ये चीज़ और आप लोगों के लिए ऐड करना चाहूँगा, जो सर ने बोला ना डाउट सॉल्विंग वाला, तो हमारे पास एक और सब्सक्रिप्शन होता है दैट इज़ आइकॉनिक, जहाँ पे हम आपको डेडिकेटेड ना गेट और ईएससी रैंकर को आपका कोच बना देते हैं। जो खुद निकाला है वही आपको गाइड करता है किस मंथ में क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी है।
साइड बाय साइड एक पूरी टीम होती है आपके लिए डाउट आंसर करने की, जो कि आप जिस मोमेंट पे डाउट डालोगे विद इन अ फ्यू आवर्स वो आपको आंसर कर देंगे। तो मान लो कोई एजुकेटर नहीं भी अवेलेबल हो पाता, क्योंकि यार सबका शेड्यूल ऑनेस्टली इतना हेक्टिक होता है ना, ये जितने टीचर्स आपके सामने बैठे हैं लग रहा है एकदम फ्रेश, लेकिन यार हर कोई ना 6-6 8-8 घंटे रोज पढ़ा रहा है। तो बहुत बार टीचर्स मतलब यार अगर 100 डाउट आ गए तो 100 तो नहीं बता पाएंगे ऑब्वियसली, तो वो आप लोगों को आपस में ही निपटाने, लेकिन आपको एक रैंकर जो सपोर्ट देगा आइकॉनिक के अंदर, वो आपका डाउट भी क्लियर करेगा, आपको स्ट्रेटेजी भी बताएगा, आपके लिए ना पूरा एक टाइम मैनेजमेंट का शेड्यूल बना देगा। यानी कि अगर आप जॉब गोअर हो तो आपका शेड्यूल अलग होगा ऑब्वियसली, कॉलेज वाले का अलग होगा, ड्रॉप आउट का अलग होगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और सर इस बार तो मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरा तो एक और सजेशन है अनअकैडमी के लिए, कि अगर हम लोग संडे टू संडे एक डाउट बैच ही लॉन्च कर दें आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कि बच्चों के 1-2 सब्जेक्ट हो जाएं और जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल वो लोग संडे आए, अपना डाउट पूछें और फिर अपना अगले हफ्ते के लिए दोबारा से अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर ले। तो सिर्फ और सिर्फ एक बैच जो कि सिर्फ डाउट बताने के लिए ही रहे, कि भाई आप आइए, जितने सवाल आपके आप लेके आइए और वो हम लोग तुरंत क्लियर करेंगे। तो अब अभिषेक सर, जैसे बच्चा अभी कॉलेज में है, यहाँ पे मेनली मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट की, तो वो कॉलेज और ये गेट प्रेप को साथ कैसे लेके चल सकता है, क्योंकि यार वहां भी परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। सर जो मेरा थिंकिंग है कि जैसे कि हमने जो बैच लॉन्च कर रहे इतना अर्ली, तो अभी मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो सेकेंड ईयर के कांटेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे नो कि कॉलेज के साथ मैनेज करना मुश्किल होता है। सो व्हाट दे कैन डू, दे कैन मैक्सिमम गिव द टाइम ऑफ 3 to 4 hours a day इन दिस पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। तो दैट्स व्हाट वी से, अगर आप अर्ली स्टार्ट कर रहे हो तो आप कॉलेज भी मैनेज कर लोगे और आप प्रिपरेशन भी इजी कर लोगे। लेकिन मानो कि आप थर्ड ईयर में आके प्लान करते हो कि हमको गेट जस्ट गेट लिखना है, मानो क्योंकि आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर हम दोनों लिख रहे होंगे, तो थर्ड ईयर में आप एंटर कर रहे हो और तब आप गेट प्लान कर रहे हो, जो कि पहले का ट्रेंड था। अब ये वैलिड नहीं हो पाएगा। कारण ये है कि आपके पास कॉलेज का भी प्रेशर होगा, कॉलेज असाइनमेंट्स एवरीथिंग वुड बी देयर, राइट, एंड कॉलेज के एग्जाम चल रहे होंगे, तो आप अपने स्टडी को कंटिन्यू प्रॉपर वे में नहीं रख पाते हो। लेकिन अगर आप, जो बच्चा भी सेकेंड ईयर में हो, मैं बोल रहा हूँ आपके पास तो ये बेस्ट टाइम है शुरू करने का। हाँ, जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट है जो गेट 22 टारगेट कर रहे हैं, फॉर देम दिस इज द राइट टाइम। क्योंकि मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं बहुत क्लियर, कि आप अगर कॉलेज के साथ पढ़ना चाह रहे हो तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जो थर्ड ईयर है वो दे पाएगा 5 to 6 hours a डे, जो सेकेंड ईयर है वो 3 to 4 hours दे पाएगा। तो मेरे दोस्त, आप सिविल का सिलेबस देख लो, इट इज अराउंड 1000 hours प्लस ही होता है, कम कभी नहीं होता। तो आप उसके अनुसार सोच लो कि आपको कितना समय चाहिए कोई भी सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए, ठीक है। तो आप इस टाइम के अनुसार सोचो कि मिनिमम सेकेंड ईयर को 1 ईयर तो मिनिमम चाहिए पूरे कोर्स को अच्छे से करने के लिए। उसके बाद आपका रिवीजन है, टेस्ट सीरीज है, आप अलग अलग एग्जाम दोगे, तो यू कैन थिंक अकॉर्डिंगली। तो सेकेंड ईयर बेस्ट टाइम टू ज्वाइन फॉर गेट 23 एंड गेट 22। थर्ड ईयर आपके पास गेट 22 का ऑप्शन है। तो भाई अभी आपका जो बैच शुरू हो रहा है ये आपके लिए है, और इतना जल्दी हमने बैच इसलिए लॉन्च किया है सो डैट आप गलत ट्रैक पे मत जाओ, आप एक सही दिशा में आपका जब बढ़ रहा होगा आप अच्छा करके आओगे। अब जैसे सर बच्चों का एक क्वेरी ये भी आ रहा है कि सर हम लोग ईएससी साथ में देना चाहते हैं, तो मैं जसपाल सर से ये पूछूंगा, सर जैसे इस बार ईएससी डिले हो गया है, क्या अब हम लोग गेट और ईएससी को साथ लेके चल सकते हैं स्पेशली सिविल के लिए? बिल्कुल लेके चल सकते हैं। ईएससी में जो भी डिफरेंस आता है वो बस नॉन टेक्निकल पोर्शन में आता है। तो अभी गेट 21 होने के बाद जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है बच्चा उसको सेपरेटली कवर कर सकता है, और जो टेक्निकल पोर्शन है वो हमारे इस गेट बैच में वैसे ही कवर हो रहा है। और जैसा भी मैंने शुरू में डिस्कस भी किया था कि 7 से 8 महीने में हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है, दैट विल बी कंप्लीटेड। तो अगर वो इस गेट 2022 वाले बैच को टारगेट करता है, उसकी साइमल्टेनियस प्रिपरेशन हो जाती है 21 वाले ईएस के प्री के लिए। बाकी जो एडिशनल नॉन टेक्निकल पोर्शन है वो भी हम केटर कर ही रहे हैं, उसका ऑप्शन भी अवेलेबल है हमारे पास, वो सेपरेटली प्रिपेयर कर सकता है। तो बच्चों जैसा सर ने बताया ना, हम लोग अभी आप लोगों के लिए खुद ही ये लोग हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यार आपके लिए ना ईएससी नॉन टेक्निकल का स्पेसिफिकली अलग से बैच निकाल देंगे आफ्टर गेट 2021 हैपेंस। अब जैसा सर ने बोला टेक्निकल यार आप अभी से साथ में ले लो, अगर आप ईएससी 21 और गेट 22 पे फोकस कर रहे हो, और मैं जितना मानता हूँ ईएससी 21 से पहले आपका ना 80-90% सिलेबस तो टेक्निकल का कवर हो जाएगा गेट के बैच में। इन केस कुछ बच रहा है तो यार रिकॉर्डेड सेशंस आर ऑलवेज देयर ऑन द प्लेटफॉर्म,
वो आप रिकॉर्डेड से कवर कर लो। डाउट तो आप पूछ ही सकते हो, सारे एजुकेटर आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। तो थोड़ा सा इसमें आपको प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ESC 21 के लिए टेक्निकल बैचेस भी आएंगे, बट अगर आप अभी से करना चाहते हो तो अभी से क्या करो कि एक दो सब्जेक्ट आप रिकॉर्डेड में निपटा लो, बाकी के गेट 2022 वाले बैच के साथ। और ESC नॉन टेक्निकल के लिए तो आप जानते हो प्लेटफॉर्म पे सौरभ पांडे सर हैं ही, है ना। जब वो हैं तो फिर क्या डर है। तो ESC 21 का नॉन टेक्निकल आपका पूरा अलग से कवर कराया जाएगा। और सर ने बोल ही दिया टेक्निकल में तो कोई फर्क ही नहीं है, तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। तो दुष्यंत सर, जैसे अभी मेरे को ESC प्रीलिम्स और मेंस साथ में लेके चलना चाहिए, या पहले प्रीलिम्स कर लूं और बाद में मेंस के बारे में सोचूं मैं? सर इसमें मेनली तो यही है कि अभी का टाइम जो देखते हैं उसको देख के तो यही लगता है कि पहले हम लोग प्रीलिम्स के लिए जाएं और प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन करें, लेकिन इसमें थोड़ा सा एड ऑन हो जाता है। और वो हम लोग क्लासेस में ही स्टूडेंट्स को इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, जैसे अभी ये जो बैच स्टार्ट हो रहे हैं आज से, तो इनके अंदर ये जो 7 महीने हैं हमारे पास में, इन 7 to 8 मंथ्स के अंदर ही हम लोग जो उसका परसेंटेज जब कवर सब्जेक्ट करेंगे, सारे सब्जेक्ट जो कर रहे हैं उनको परसेंटेज के बेसिस पे, कि ऑलमोस्ट 80-90% जो बैचेस सब्जेक्ट हो जाएंगे, तो उसके अंदर होगा ये कि कोई भी सब्जेक्ट जब डील किया जाता है तो उसमें ऐसा कभी नहीं होता कि उसमें कन्वेंशनल क्वेश्चंस कभी नहीं होंगे। तो ऑफकोर्स हम लोग अभी भी जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाते वक्त हर चैप्टर के कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चन जरूर देते हैं। और कन्वेंशनल क्वेश्चंस के लिए हाँ, बाद में डेडिकेटली बैच होगा हम लोगों का, लेकिन अभी के साथ में जैसे अगर हम लोग जैसे आज सॉइल से स्टार्ट होगा, या स्टील से जो हम लोग पढ़ रहे हैं, या जो हम लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, या फिर RCC जो पढ़ा है, ठीक है, इन सभी के अंदर हम लोग सब्जेक्ट को पढ़ाते वक्त ही साथ में हर चैप्टर के लिए एक डेडिकेटेड या 2 डेडिकेटेड, मतलब हर कंसेप्ट के लिए एक डेडिकेटेड हमारे पास में क्वेश्चन कन्वेंशनल जरूर दिया जाता है। तो उससे होगा क्या कि बच्चे का ऑब्जेक्टिव हो गया और कन्वेंशनल पे भी वो अटैक कर लेगा। हाँ, बच्चे को खुद उसको सर्च करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि वो कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा कन्वेंशनल क्वेश्चन होगा जिससे कि वो ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। इसमें थोड़ा सा मैं पॉइंट ये ऐड करने की कोशिश करता हूँ कि बच्चे को ये समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक कन्वेंशनल क्वेश्चन अगर आपने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है, बना लिया है, तो ये मान के चलना आपके 5 से 10 ऑब्जेक्टिव हैं जो कि प्रिपेयर हो जाते हैं। तो उस लेवल पे जाने के लिए वो थोड़ा सा एक होता है कि जिसकी गाइड की जरूरत होती है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। तो उसके लिए हमारी जो टीम है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है इन सब चीज़ों के अंदर, तो वो डेडिकेटली इजीली बता सकता है कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इस क्वेश्चन सॉल्व करने से आपके इस चैप्टर के कम से कम 5 या 6 कंसेप्ट है जो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो हम लोग ऑफकोर्स साथ में मिक्सिंग के तौर पे प्लस जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं प्लस कन्वेंशनल क्वेश्चन दोनों को साथ साथ कैरी करते हुए चलेंगे। तो अभिषेक सर, मेरा इस पे ये आपसे एक एडिशनल क्वेश्चन होगा, तो मेंस में सर सेम ही सिलेबस रहेगा जो ESC प्रीलिम्स का है, या फिर जैसे इलेक्ट्रिकल में मैंने देखा है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐड हो जाते हैं, सिविल में क्या सिनेरियो है अभी? सर सिविल में ऐसा है कि आपके सब्जेक्ट्स वही हैं, सब्जेक्ट्स में कोई एडिशनल नहीं है, लेकिन द थिंग इज कुछ टॉपिक्स अच्छे हैं। जैसे 100 में अगर हम बात करते हैं तो इंक्लाइंड लोडिंग पे बेंडिंग का क्वेश्चन आते हैं ना, और उसी तरह और भी सब्जेक्ट्स है जिसमें कुछ एडिशनल टॉपिक्स एडेड है जो हमारे प्रीलिम्स या गेट के क्वेश्चंस में नहीं आते हैं, तो वो हम ऐड करेंगे, उसमें हम करवाएंगे फॉर द मेंस। लेकिन हाँ, कुछ बच्चों का क्वेरी ये है सर कि कुछ टॉपिक ऐसे जो ESC के प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, गेट में नहीं आते हैं। जैसे सर्वेइंग हो गया, सर्वेइंग में सर थ्योरी पार्ट बहुत ज़्यादा है, तो सर इन सब चीज़ को हम कवर करते हुए चल रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ गेट का पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम चल रहे होंगे। तो जो बच्चे अगर ESC की तैयारी कर रहे हो तो यार आप एक चीज़ समझो कि यू आर कवरिंग एवरीथिंग हियर, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम लिखना चाहो, इफ यू हैव दिस सब्सक्रिप्शन, आपको और कुछ नहीं चाहिए। अब सर कुछ बच्चा पूछा है सर मेरा नॉन टेक के लिए हमें अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तो मेरे दोस्त मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपको एक सब्सक्रिप्शन चाहिए एंड यू डोंट रिक्वायर एनी अदर सब्सक्रिप्शन फॉर एनीथिंग ऑन द अनअकैडमी। आप एक सब्सक्रिप्शन पे सारे बैचेस अटेंड कर सकते हो, जो भी बैच नया लॉन्च होगा, जब तक आपके पास सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। चाहे वो हमारा इंटरव्यू बैच आगे आए, चाहे वो हमारे लिए कोई PSU का बैच आ गया है, वट एवर मे बी द बैच, आप सारे बैचेस अटेंड कर सकते हो विद वन सब्सक्रिप्शन। आपको कोई एडिशनल सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो नॉन टेक्निकल हो। तो बच्चों, जैसा इस चीज़ पे मैं ये ऐड ज़रूर करना चाहूँगा, अभी रिसेंटली मैंने देखा कि हमारी सिविल टीम ने आपके लिए बल्कि बैचेस छोड़ो, फ्री क्लासेस में UPPSC AE तक की तैयारी कराई। तो ये अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की एक ब्यूटी है कि आपको एक बार पे करना है यार, रोज ऐसा नहीं आ जाएगा अब ये नई चीज़ आ गई है, नया प्रोडक्ट आ गया, इसका पेमेंट दे दो, अब ये कर लीजिए वो कर लीजिए। 50 प्रोडक्ट नहीं है, एक सब्सक्रिप्शन विच इंक्लूड्स एवरीथिंग।
अगर मान लो कोई सब्जेक्ट छूट गया, आप थोड़ा पीछे रह गए, नया बैच आ रहा होगा, आप नए बैच को ज्वाइन कर लेना। यानी ऐसा है यार, ये समझ लो जैसे कि कोटा का एग्जाम्पल ले लें। आपने कोटा की एक टिकट ले ली, अब आप किसी भी कोचिंग में जाके बैठ जाओ, वो आपकी इच्छा है। आप बैच ए में बैठो, बी में बैठो, इवॉल्व में बैठो, एसेंड में, पीएसयू, ईएसई, गेट, जो करना है वो करो। और इस बार बेटा इतने सारे इनिशिएटिव्स इसके अंदर ऐड होने वाले हैं ना, आपके कैंपस प्लेसमेंट पे भी काम करेंगे, आपके लिए वीकेंड बैच भी लेके आएंगे जॉब गोअर्स के लिए। इसके अलावा आपका इंटरव्यू गाइडेंस भी हम लेके आने वाले हैं। गेट, ईएसई, पीएसयू, एई एग्जाम, सेमिस्टर एग्जाम, हर चीज पे काम करने वाले हैं। यानी मतलब ये मान लो एक इंजीनियर की ना जिंदगी आसान कर देंगे, उसकी पूरी जर्नी में हेल्प कर देंगे अनटिल ही गेट्स अ जॉब। तो आपको इंजीनियरिंग से लेके जॉब तक की पूरी जर्नी हमारे साथ करने मिलेगी, हमारे नए बैचेस के साथ, नए प्लेटफॉर्म के साथ, अनअकैडमी गेट सब्सक्रिप्शन, है ना। तो गेट में मतलब ये मत सोचो गेट है कि गेट एग्जाम की बात हो रही है, इसको तो ये समझो ये गेट ही है, मतलब गेट यानी एक दरवाजा ही है। इसमें आपने एंट्री ले ली तो आगे का सारा काम आपके लिए ईजी हो जाता है। तो अभी सर जैसे कुछ बच्चे कॉलेज में भी हैं, बहुत सारे बच्चे एक्चुअल में हमारे कॉलेज में जसपाल सर, तो उनको क्या कॉलेज के सिलेबस के सिंक में लेना चाहिए गेट की तैयारी को, या फिर गेट को सेपरेट रखें और कॉलेज को सेपरेट? नहीं, देखिए, सर यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है सिविल का, वो सब जगह सेम ही चलता है। थोड़ी बहुत चीज़ें प्लस माइनस होती हैं, और मेरा ये मानना है कि समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये बाइफर्केशन कभी रखनी नहीं चाहिए। मतलब ये जो बाइफर्केशन होती है, जो ब्रिज होता है, जो दीवार होती है, हम अपने माइंड में बना लेते हैं कि कॉलेज में सिलेबस अलग है, गेट में सिलेबस अलग है, ईएससी में सिलेबस अलग है, यूपीपीएससी में सिलेबस अलग है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारा टॉपिक रहता है वो टॉपिक ही रहेगा, सवाल उसी में से निकल के आएंगे। हाँ, डिफरेंस आता है किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो जब हमें अपनी तैयारी करनी है, इस तरीके से करनी है, वो एक कंप्लीट सेंस में हो कि हमारा बेसिक फंडामेंटल तो क्लियर हो ही हो। अब जिस एग्जाम की मैं तैयारी करने जा रहा हूँ, उस एग्जाम के सवालों के पैटर्न को स्टडी करके मैं सवाल को करने का तरीका चेंज कर दूंगा, पर उसके लिए जो मेरा बेसिक फंडामेंटल रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। तो ये जो सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, या जो ईएससी की कर रहे हैं या गेट की कर रहे हैं, सबके लिए सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो, आपका सेमेस्टर का एग्जाम तो चुटकियों में निकल जाएगा, क्योंकि जब हम गेट लेवल का पढ़ रहे हैं, इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है उसके अंदर। तो ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं है कि अगर हम गेट की तैयारी कर रहे हैं तो सेमेस्टर में पीछे रह जाएंगे, या अगर मैं सेमेस्टर की तैयारी कर रहा हूँ तो गेट में पीछे रह जाऊंगा। ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं। तो बच्चों यहाँ पे तो मैं ये ऐड करना चाहूँगा, जो सर ने बोला बहुत जेन्युइन पॉइंट है। जब आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो ना, तो आप कंप्लीट सेंस में पढ़ लो। अब जो कोई एग्जाम आ रहा है उससे हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले आप प्रैक्टिस कर लो उस एग्जाम के लिए पर्टिकुलरली। अभी जैसे जसपाल सर ने खुद ही सेशन लगाए थे यूपीपीएससी की प्रैक्टिस के लिए, तो इस तरह के सेशन आते रहेंगे यूट्यूब पे, स्पेशल में, प्लस पे, हर चीज़ आएगी। तो आपको कंसेप्ट एक साथ लेके चलना है, प्रैक्टिस आप अलग अलग कर सकते हो अलग अलग एग्जाम्स के लिए। लेकिन यार ये भी मैं आपको मैसेज देना चाहूंगा कि सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए ना लास्ट तक मत बैठना, क्योंकि फिर क्या होता है बच्चा पूरा गेट को गिव अप करके ना एक ही बार सेमेस्टर पे लगता है, और फिर वो लौट नहीं पाओगे। मतलब अगर दिसंबर में डिच कर दिया ना आपने गेट को, तो जनवरी में वो कम बैक नहीं हो पाता है। तो इसीलिए साइड बाय साइड लेके चलो, दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलो, ताकि लास्ट में ना एकदम से ओवरलोडिंग ना आ जाए। ठीक है। तो बच्चों जैसा आप पूछ रहे हो क्लास का टाइमिंग, कौन सा बैच एनरोल करना है, यार जितना मैं चैट देख पा रहा हूं तो मुझे ना एक पिंड कमेंट दिख रहा है अनअकैडमी गेट CECH के लिए, वहां बैचेस का लिंक गिवन है यार, क्लिक कर लो, बैच खुल जाएगा, एनरोल कर दो, खत्म कर दो इसके अंदर, है ना। बिल्कुल ही निपटा देना है। तो सर जैसा अभी हमने EAC पे डिस्कस किया, तो आप लोगों के हिसाब से मतलब दुष्यंत सर, फिर हमें ये करना चाहिए कि प्रीलिम्स तक तो हम तैयारी कर लें और मेंस के लिए फिर प्रैक्टिस अलग से कर लें, बस इतना हम लोगों को करना चाहिए, या फिर कुछ और भी इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? अभी के लिए जैसे अगर हमारे पास में ईएससी को अगर टारगेट कर रहे हैं, तो उसके लिए तो पहले यही है कि अपना सिलेबस एकदम कंप्लीट करें, क्योंकि ईएससी के अंदर कुछ पोर्शन ऐसा होता है एग्जाम्स में कि अगर आपने एटलीस्ट अगर सारे स्टूडेंट ने अगर पूरा सब्जेक्ट्स, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे, अगर वो सारे एक बार गो थ्रू भी हो चुका है, तो कुछ क्वेश्चंस तो टू द फॉर्मूला पूछा जाता है, मतलब फॉर्मूला अप्लाई करोगे आंसर मिल जाएगा। तो एटलीस्ट एक बार आप उस लेवल पे आ जाओ, ताकि जो सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस है वो हो जाएंगे। उसके बाद में हमारे जो कंसेप्ट के हैं, जिसमें कि हमारे 3-4 कंसेप्ट को क्लब करके जो हम कन्वेंशनल प्रैक्टिस आपको कराएंगे वो होगा। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स जैसे ईएससी का ये प्रीलिम्स कंप्लीट होगा, तो उसके बाद में एक सेपरेट बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं,
लॉन्च करेंगे उस टाइम, जिसमें हम लोग मेंस की भी तैयारी करेंगे। मेंस में जो क्वेश्चंस का लेवल होता है, ऑफ कोर्स यहाँ थोड़ा सा हम लोग जैसे प्रीलिम्स के टाइम पे पढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा लेवल डाउन कर दिया जाता है क्वेश्चंस के कंसेप्ट के लिए, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव को ज्यादा कवर अप करवाना होता है। एक साथ 3-4 कंसेप्ट हैं ऑब्जेक्टिव, उनको कवर अप कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब मेंस के लिए जाएंगे तो उस समय हम लोग डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं, कोर्स वगैरह के साथ में उसको रिलेट करवाने की कोशिश करते हैं। प्लस हम लोग जो और सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि अभी जैसे ईएससी का पैटर्न ये आ चुका है कि इसके अंदर एक सब्जेक्ट के साथ में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, वो 2 या 3 सब्जेक्ट को क्लब करके एक क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो स्टूडेंट को उस लेवल की इंफॉर्मेशन के लिए वो बैच होगा जिसमें कि वो हेल्प करेगा कि उसमें अच्छे से कंसेप्ट को बिल्ड कर सके। लेकिन उससे पहले पहुंचने से पहले पहले बेटर ये होगा कि अगर अभी से वो ज्वाइन किया होगा तो उसके सारे टॉपिक्स हो चुके होंगे, सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, उसके बाद में वो ईएस का प्रीलिम्स जब हमारे अकॉर्डिंग उसमें प्रिपेयर कर चुका होगा, तो जैसे ही वो मेंस में पहुंचेगा इजीली फिर वो उनको लिंकअप कर। तो आई थिंक दुष्यंत सर का वॉइस डिस्कनेक्ट हो गया है। तो बच्चों मेनली आपको क्या करना है, अभी प्रीलिम्स पे फोकस करो, सिलेबस कंप्लीट कर लो और गेट के लिए सिलेबस कंप्लीट कर लो। फिर मेंस के लिए आपके पास ईएससी एक्सपर्ट्स बैठे हैं आपके सामने स्क्रीन पे। तो मेंस का अलग से बैच आएगा जहां पे हम प्रैक्टिस पे वर्क करेंगे, जहां पे हम ऐसी चीज़ों पे वर्क करेंगे जो एक्स्ट्रा है। जैसा अभिषेक सर ने आपके आगे हाईलाइट किया था कि कुछ एक टॉपिक्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं। अब एक चीज सर, जैसे एक जेन्युइन सा क्वेश्चन आता है, एक सिंपल सा, कि सर मैं कॉलेज में हूं तो क्या ड्रॉपर ही रैंक ला सकता है, कॉलेज गोअर भी रैंक ला सकता है? अभिषेक सर इस पे आप क्या कहेंगे? बच्चों का ना माइंडसेट ऐसा होता है कि यार ड्रॉपर लोग ही रैंक लगाते हैं, कॉलेज वालों की आती नहीं है। सर मैं ये बताऊं कि अभी तक मेरा जितना एक्सपीरियंस कि कॉलेज में ज़्यादा परफॉर्म कर कंपैरेटिवली, बिकॉज उनका माइंड्स बहुत यंग माइंडेड होते हैं, तो दे परफॉर्म वेरी वेल बिकॉज उनको कोई प्रेशर नहीं होता, दे डोंट हैव एनी प्रेशर फॉर द एग्जाम, उन पे कोई बर्डन नहीं होता कि वी नीड टू परफॉर्म दैट वेल। तो जब कोई प्रेशर नहीं होता तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके आते हैं। जैसे लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, मेरे जितने स्टूडेंट्स थे मैक्सिमम जो फ्रेशर्स थे दे स्कोर्ड वेरी वेल कंपेयर टू दोज जो पास आउट्स थे। मतलब परसेंटेज वाइज बात कर रहा हूँ, रैंक वाइज नहीं बात कर रहा हूँ सर। परसेंटेज डूइंग वेल जो मतलब जो पहले पढ़े हुए और दोबारा पढ़ ले, बिकॉज उनका माइंडसेट बहुत क्लियर होता है, वो कॉन्सेप्ट बहुत इजी ग्रास्प कर लेते हैं। तो तो बच्चों ये चीज जैसा पाया सर जाता ने है बताया कि इन द कॉलेज फ्रेशर्स। गोअर्स, अगर मैं बात करता हूँ, तो कॉलेज गोअर्स का माइंड काफी फ्रेश होता है, एग्जाम प्रेशर नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है ना यार, यूनिवर्सिटी में इतने एग्जाम दे दो कि एग्जाम से डर लगना बंद हो जाता है। अब वहीं अगर एक ड्रॉपर की बात करूं, उस पर पेरेंटल प्रेशर, रिलेटिव प्रेशर, क्योंकि वो ड्रॉप लिया है, सब लोग पूछने वाले हैं भैया हो क्या रहा है, तो प्रेशर आप लोगों के ऊपर नहीं है। तो कॉलेज गोअर एक फ्री माइंड से दे सकता है। और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि थर्ड ईयर भी दे सकता है, फाइनल ईयर भी। थर्ड ईयर में अगर अच्छा कर लिया तो फाइनल ईयर में अच्छा करने के चांसेस वैसे ही बढ़ जाते हैं। और ये चीज़ तो इस डिस्कशन से निकल के भी आता है यार कि अब गेट प्रिपरेशन का टाइम ना 1 साल प्रीपोन्ड हो गया है। तो जहां बच्चा थर्ड ईयर में स्टार्ट करता था, अब से सेकेंड ईयर में स्टार्ट करो, सेकेंड ईयर में स्टार्ट करो, थर्ड में भी मचाओ, फोर्थ में भी मचाओ। और बहुत बढ़िया तरीके से कॉलेज के साथ ही एक बढ़िया जॉब ले सकते हो आप लोग, है ना? तो ये चीज़ें तो अपने को क्लियर हो जाती हैं यहाँ से। तो बाकी सर, एट लास्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल कि वन बाय वन इफ वी कैन हैव सर्टेन मैसेज फॉर गेट 21, 22, 23 स्टूडेंट्स। सो वील स्टार्ट विद दुष्यंत सर। सर अगर आप बच्चों को कुछ मैसेज देना चाहें एट द एंड। बच्चों को यही मैसेज देंगे कि टाइम बहुत सूटेबल है, जितना जल्दी हम लोग एनरोल करते हैं, जितना जल्दी हम लोग कंसेप्ट्स को ग्रैब करने की कोशिश करते हुए जाएंगे, तो टाइम सफिशिएंटली मिल जाएगा जिसमें आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि लास्ट में जो डर होता है कि यार अब टाइम कम बचा है तो सब्जेक्ट कैसे कवर करें और किस तरह से हम लोग एग्जाम्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, तो अभी से ज्वाइन करोगे 8 से 9 महीने के अंदर आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस हो चुका होगा, आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम मिल जाएगा, रिवीजन के लिए टाइम मिल जाएगा, आप कॉन्फिडेंट होंगे। बाकी सभी स्टूडेंट्स या जो स्टूडेंट्स बाद में जितना ज़्यादा ज्वाइन करते जाएंगे उनके कंपैरिजन में आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। तो यही सजेशन होगा कि जितना जल्दी आप स्टार्ट करो अपना प्रिपरेशन, वो बेस्ट होगा। देन जसपाल सर, अगर आप बच्चों के लिए कुछ मैसेज देना चाहें 21, 22, 23। देखो 2021 वाले जो बच्चे हैं, अभी सारा फोकस लगाओ अपने PYQs पे और रिवीजन पे।
2022 वाले जो बच्चे हैं, अभी आपका सारा फोकस होना चाहिए अपने बेसिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर। और 2023 वाले बच्चे हैं वो अभी राजा हैं, अभी आप आराम से तैयारी करते रहो, धीरे धीरे 2 साल बाद बचाना है आपको पेपर के अंदर। तो बेटा सबसे चिल वाला जो सीन है ना अभी 23 वालों के लिए कि आराम से तैयारी करो, कोई जल्दी नहीं है, बट तैयारी करो, दैट इज व्हाट मैटर्स। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं सर जो 2 ईयर की तैयारी तो करते हैं लेकिन वो अंत में वो 1 ईयर वालों के साथ ही compete कर रहे होते हैं, वो पूरा वो एडवांटेज टाइम लूज आउट कर जाते हैं। तो बेटा ऐसा बिल्कुल मत करना, कोशिश ये करो 21 वाला जो ईयर यानी गेट 2022 से पहले मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस आप कवर कर लें, ताकि अगले ईयर के लिए आपके पास बहुत कम वर्कलोड बचे और आप बाकी स्टूडेंट से फिर कंपटीशन में उतना ही आगे निकल जाएं। तो एट लास्ट अभिषेक सर, एनी कंक्लूडिंग वर्ड्स फॉर दिस सेशन? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल कि आप चैनल पे आए, हम सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट किए। सेकेंड थिंग यार देखो, सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं एक ही बात बोलूँगा कि जो भी बच्चे सेकेंड ईयर में, जैसे जसपाल सर ने बोला, आप राजा हो, लिटरली आप राजा हो, क्योंकि आपके पास जितना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स आ सकता है वो शायद ही अभी किसी के पास आएगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, आप एक बात समझ लो कि कॉलेज आप बहुत इजीली निकाल लेते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं तो। एंड वी एट अनअकैडमी फोकस ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स ओनली। आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप इतना सही हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, सिंपल सा एक एग्जांपल है, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम कलकत्ता जो रिसेंटली प्लस ज्वाइन किए थे। व्हेन दे स्टार्टेड दे सेड कि हमको कुछ नहीं आता है सर, हम सिर्फ आपसे पढ़ लें और आपके भरोसे हम आगे बढ़ेंगे। दे आर स्कोरिंग गुड इन द टेस्ट सीरीज ऑल्सो, दे आर स्कोरिंग गुड इन देयर कॉलेज एग्जाम ऑल्सो। तो यार देखो, एक चीज समझो कि कॉलेज भी साथ में आपका अच्छा चलेगा, आपका टेस्ट सीरीज भी अच्छा, मतलब आप एग्जाम भी अच्छा करोगे प्रिपरेशन के दौरान। लेकिन थिंग इज यू नीड टू स्टार्ट, आपके डाउट्स क्लियर होते रहने चाहिए कंटिन्यूअसली, और इसी पे फोकस हमेशा करते रहना। एंड बाकी तो यू नो दैट द टीम इज वेरी गुड, जो हमारी सिविल टीम एट द अनअकैडमी और मे बी एनी टीम एट अनअकैडमी, दे आर डूइंग देयर बेस्ट, राइट? जसपाल सर, thank you so much sir for coming to this session, and Dushyant sir also, and Ankit sir तो हमारे लीड रहते ही हैं, so thank you so much sir. Ankit sir, over to you. तो बच्चों जैसा सर ने बोला यार, तैयारी शुरू करो, बाकी आपके लिए यहाँ पे पूरी टीम बैठी है, तो आपको ना बस मेहनत करनी है, जितना बताया जाए उतना करते जाओ। बाकी दिमाग लगाने वाले यहाँ पे विद्वान बैठे हैं आपके सामने, दुष्यंत सर, जसपाल सर, अभिषेक सर, ये आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे बेटा क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या स्ट्रैटेजी है। इन चीज़ों पे ज़्यादा काम नहीं करना। काम क्या करना है कि जितना आपको होमवर्क दिया जा रहा है क्लास में, जितना बोला जा रहा है कि करके आना है, उतना कर लेना, बाकी सारी चीज़ें हमारे ऊपर छोड़ दो। बेस्ट टीम है अनअकैडमी पे, आपको सब चीज़ें प्रोवाइडेड रहेंगी। तो अभी लिंक पे क्लिक करके बैच को चेकआउट करो और आज की क्लास लगने से पहले ज्वाइन कर जाना है, ठीक है? तो मुझे ये चाहिए जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, सारे बैच में नजर आने चाहिए। इसमें आलस नहीं चलेगा सर अगले बैच का वेट कर लेता हूँ, बाद में कर लूंगा। बेटा ये चीज सोच के चलो, अगर आप 15 दिन वेट करते हो, 5 घंटा पर डे के हिसाब से अगर टाइम निकाला जाए, 75 घंटे निकल गए। 75 घंटे का मतलब हुआ एक सब्जेक्ट डिले हो गया आपका, 30 दिन में 2 सब्जेक्ट चले गए। तो अब आप देख लो आप कितना डिले करना चाहते हो बाकी एस्पायरेंट्स के मुकाबले। ये मत सोचो अभी तो 1 साल बचा है, आप ये सोचो 15 दिन का मतलब एक सब्जेक्ट लैग कर गए हो आप बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले। इस चीज को, इस फीलिंग को लेके चलना, तो जितना एडवांटेज गेन कर लोगे अगस्त सितंबर में सिलेबस निपटा लो, और आप बाद में आपका गोल्डन टाइम स्टार्ट हो जाएगा, बढ़िया परफॉर्म कर लोगे। और यहाँ पे आपको बेटा गाइडेंस, टेस्ट सीरीज, वीकली क्विजेज, स्टडी मटेरियल, सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं, सब चीज़ें। और सबसे बढ़िया बात ये ना, आपको क्लास में कुछ लिखना नहीं पड़ेगा अनअकैडमी पे, जितना क्लास में पढ़ाया जाएगा सब डाउनलोड कर लोगे, आपको बस बैठ के सुनना है। और यार इससे आसान काम क्या हो सकता है, सोते जगते। बल्कि मेरे से तो सर बच्चा इतना तक बोल रहा था, सर अब तो कपड़ों की भी टेंशन नहीं रहती कि कौन से कपड़े पहन के आने हैं, सुबह उठो सबसे पहले क्लास ही अटेंड कर लेते, मोबाइल में सेशन खोल लेना अपना, सोते जगते ईयरफोन लगाया, पूरा सेशन सुनो बढ़िया तरीके से, नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे, आपकी नॉलेज लगातार इंप्रूव होती चलेगी। और बेटा इसके बाद कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्रैश कोर्स भी इसी में आएगा, रिवीजन भी इसी में कराएंगे, टेस्ट सीरीज भी इसी में कराएंगे, सिलेबस कंप्लीशन, गेट, ईएसई, पीएसयू सब कराएंगे। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो आज ही जाओ, आपको सब एजुकेटर्स का यहाँ पे कोड मालूम होगा। दुष्यंत सर से जुड़ने के लिए कोड क्या है सर, आप बता दीजिए एक बार। दुष्यंत लाइव सर ने बोला, जसपाल सर? जसपाल लाइव। जसपाल लाइव। अभिषेक सर?
बाहर 10 आई ठीक। थिंक मेरे स्टूडेंट्स कमेंट कर देंगे पोस्ट पे ही। बिल्कुल, तो बेटा इतने सिंपल सिंपल कोड हैं, जो भी आपका फेवरेट एजुकेटर है आप जाइए, कोड लगाइए, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और आज के क्लास में एकदम हंगामा मचा देना है, दिखा देना है सिविल का जलवा आज के बैच के अंदर, दिखना चाहिए दम हमारी सिविल कम्युनिटी का। सो थैंक यू ऑल द एजुकेटर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। नाउ लेट्स वाइंड दिस अप। आप लोगों के यूट्यूब क्लासेस भी वेट कर रहे होंगे एंड सर लोगों को भी बैच स्टार्ट करना है, तो वील सी यू सून। थैंक यू एवरीबॉडी। सेशन तो खैर बढ़िया हो गया, मतलब